92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom with Alto 800. Alto, let's go. दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी मंतर वाली बुढ़िया। ये कहानी बनारस से करीब 70 किलोमीटर अंदर बसे एक छोटे से गांव सरतिया की है। करीब 30 कुनबे और 150 लोगों का यह गांव किसानी पे ही टिका था। गांव के उत्तरी छोर पे संकरी सी एक नदी बहती थी, सरत, जिसके नाम पे गांव का नाम पड़ा था। यही नदी से लग के एक बरगद का पेड़ था जिस पे सालों पहले बिजली गिरी थी। तब से लोग इसे बिजरी बरगद कहने लगे थे। आधा कंकाल, आधा जिंदा, आधा काला, आधा हरा। कुदरत की मनमानी का एक अद्भुत नमूना था ये पेड़। खैर, इसी के नीचे नथुनिया का झोपड़ा था। नथुनिया झाड़ फूंक करती थी। किसी को उसका असली नाम, पता, उम्र कुछ मालूम नहीं था। देखने से 70-72 की लगती। चेहरे पे फैली झुर्रियों की जाली के बीच उसकी भवें हमेशा तनी रहती और वो आंगन में बैठे बैठे दिन भर जंगली जड़ी बूटी कूटती रहती। गांव वाले फोड़े फुंसी से टीबी तक हर एक छोटी बड़ी बीमारी लेके उसी के पास आते थे। उनका मानना था कि जिस मर्ज की दवा वैद हकीमों के पास नहीं है, उसका भी इलाज नथुनिया के मंतर में है। थोड़ा झुक के चलती थी नथुनिया, मानो लोगों के भरोसे का बोझ अपनी पीठ पे लाद लिया हो। किसी से सरोकार नहीं था, पर किसी को खाली हाथ लौटाती भी नहीं थी। नथुनिया झाड़ने का पैसा नहीं लेती थी। गांव वाले अपनी मर्जी से सेर भर चावल, पाव भर आलू बैंगन दे देते तो रख लेती। आगे पीछे उसका कोई था नहीं तो इसी से उसका गुजारा चल जाता। ये सच है कि झाड़ फूंक अंधविश्वास ही है, पर जिनके पास न हेल्थ सेंटर है, न दवाइयाँ, न एम्बुलेंस है, न डॉक्टर, उन्हें जिंदा रहने के लिए किसी तरह की उम्मीद की ज़रूरत तो होती होगी ना। तो वो अपना भगवान, अपनी आस्था, अपनी मान्यताएं खुद बना लेते हैं। जैसा कि माना जाता है, झाड़ने की प्रक्रिया में मरीज की बीमारी का कुछ हिस्सा ओझा या उसके परिवार पे आ जाता है। पर नथुनिया इन सब बातों की चिंता नहीं करती थी। वो दूसरों का इलाज करती। कभी कभी बीमार पड़ती तो एक आध दिन झाड़ फूंक बंद रखती, फिर ठीक हो के दोबारा शुरू हो जाती। उस रोज जितुआ किसान खेत से लौटा तो देखा उसकी झोपड़ी अंधेरे में डूबी थी। उसने बाहर से अपनी औरत को आवाज लगाई, सरजू, ओ सरजू। किवाड़ खोल के सरजू हड़बड़ा के बाहर आई और भर्राई आवाज में बोली, देखा था नहीं का हो गई मुनिया के। सरजू की आवाज में छुपी दहशत जितुआ को छू गई। वो भाग के अंदर गया। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उसने देखा उसकी 12-13 साल की लड़की मुनिया जमीन पे बेहोश पड़ी थी। उभरी हुई पसलियां धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थीं। जितुआ का दिल डूबने लगा। अपने कलेजे के टुकड़े को इस हाल में देख के वो कुछ देर के लिए सुध-बुध खो बैठा। फिर अचानक जैसे उसको कुछ याद आया। किसी तरह मुनिया को गोद में उठा के वो बाहर आया और उत्तर की ओर भागने लगा। दरवाजा सटा के सरजू भी उसके पीछे पीछे हो ली। खाली झोपड़े में अकेला दिया कीचड़ से सने 2 कदमों के ताजे निशानों को घूरता रहा। नथुनिया उस वक्त अपने झोपड़े के आगे चारपाई पे लेटे लेटे तारों की पहेली सुलझा रही थी। तभी जितुआ हांफता हुआ वहां पहुंचा और मुनिया को जमीन पे लेटाते हुए बोला, हमार मुनिया के बचा लो नथुनिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom with Alto 800. Alto, let's go. दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी मंतर वाली बुढ़िया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सरतिया गांव के लोग हर छोटी बड़ी बीमारी के इलाज के लिए नथुनिया के पास आते थे। नथुनिया एक बूढ़ी ओझा थी। ऐसी मान्यता थी कि झाड़ने की प्रक्रिया में मरीज की बीमारी का कुछ हिस्सा ओझा या उसके परिवार पे आ जाता है, इसलिए वो किसी से सरोकार नहीं रखती थी।
एक दिन जितुआ किसान की बेटी बेहोश हो जाती है तो जितुआ उसको गोद में उठाए बदहवास नथुनिया के यहां पहुंच जाता है। अब आगे। मुनिया की हालत देख के नथुनिया तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने जितुआ को ढाढ़स बंधाया और आनन फानन में सब कुछ जुटा के लग गई उपचार में। पहले माथे और पैर के पुट्ठों पे जंगली बूटी का लेप लगाया, फिर मोरपंख से बने झाड़ू को मुनिया के शरीर पे धीरे धीरे फेरने लगी। वो कुछ बड़बड़ाते हुए मुनिया के चारों ओर घूम रही थी और पीछे सरजू रोते रोते बके जा रही थी। करम फूट गइलन है, 4 दिन से एकरा के बुखार चढ़ल रहल, हम मुनिया के बापू से कहिल। तंग आके नथुनिया ने जितुआ की ओर देखा। अपनी औरत के संभाल। जितुआ वहीं बरगद के नीचे पालथी मार के बैठ गया। सरजू उसके बगल में खड़ी रही। एकादशी का चांद धुंधल की रोशनी कर रहा था और झींगुरों की आवाज नथुनिया के मंतर से मिलके हवा को लय में बांध रही थी। नथुनिया के हाथ से काढ़ा पी के थोड़ी देर में मुनिया की आंखें धीमे धीमे खुलने लगीं। वो उठना चाह रही थी। सरजू ने भाग के उसके कमजोर शरीर को सहारा दिया। नथुनिया बोली, अभी बहुत कमजोर है, ठीक से खिलाओ पिलाओ छोकरिया को, थोड़ा मांस माछी, थोड़ा दूध छाछ, समझ ली। सरजू ने सर हिला के हामी भरी तो मुनिया के चेहरे पे फीकी सी मुस्कान खिल गई। बाप का दिल भर आया। जितुआ ने नथुनिया का हाथ पकड़ लिया। बोला, हमार जिंदगी अबहिए से तोहार कर्जदार भइल। अगले दिन सुबह सुबह जितुआ नथुनिया के यहाँ आ पहुंचा। साथ में अपनी बकरी ले आया था। उसका कहना था फसल कटने में भी वक्त है, तब तक नथुनिया ये बकरी रख ले, हर दिन 2-3 सेर दूध देती है। नथुनिया ने सीधा सीधा यह कह के मना कर दिया कि बकरी को खिलाएगी क्या और खुद 2-3 सेर दूध का करेगी क्या। मगर जितुआ अड़ गया। बोला, फसल कटने पे बोरा भर चावल रख जाएगा और बकरी ले जाएगा। उसने नथुनिया की एक न सुनी और बकरी को खूंटे से बांध के चला गया। पहले कुछ दिन तो नथुनिया ने बकरी को चारा भी डाला और खूब दूध दही रबड़ी भी जमाई। मगर अब इस उम्र में इतना घना दूध रबड़ी कहाँ पचा पाती नथुनिया। सो उसे अपच हो गया। उसने ठान ली कि बहुत हुआ, अब इस बकरी को उसके मालिक यानी जितुआ को वापस कर देगी और वो ना लेगा तो शाम को हाट में बेच आएगी। पौ फटते के साथ ही नथुनिया बकरी की रस्सी खोल के जितुआ के घर की ओर चल पड़ी। अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि उसको कुछ सुनाई दिया। उसने इधर उधर देखा। कलौंजी जायफल के झुरमुट के पीछे 8-10 साल का एक बच्चा बेसुध पड़ा हुआ था। उसके सर पे गहरी चोट के निशान थे, उन पे खून जम चुका था। नथुनिया ने देखा पास के खेत में एक ठेका मजूर हल चला रहा था। उसने आंखों पे जोर डाला तो पाया कि थेथर था। नथुनिया ने उसी को आवाज लगाई। थेथर भागता हुआ आया और बच्चे को देख के यकबयक रुक गया। उसका चेहरा पसीने से तर था, वो हाँफ रहा था। उसने पूछा, ए मंत्र वाली माई, ये कौन घर का लड़का हुआ? पता नहीं रे, जिंदा है कि मरमुरा गया, आवाज नहीं सुन रहा। थेथर ने गौर किया कि बच्चे के मुंह से कराहने की आवाज आ रही थी। थेथर नथुनिया को देख के मुस्कुरा दिया। उठा इसको और हमारे पीछे पीछे, कह के नथुनिया अपने झोपड़े की ओर मुड़ गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom with Alto 800. Alto, let's go. दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी मंतर वाली बुढ़िया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जितुआ की बेटी नथुनिया के उपचार से ठीक हो जाती है तो वो उसको अपनी बकरी देके चला जाता है। कुछ दिन बाद नथुनिया बकरी लौटाने जा रही होती है कि उसको रास्ते में एक बच्चा पड़ा हुआ मिलता है। वो एक मजदूर की मदद से उसको अपने झोपड़े में ले आती है। अब आगे। थेथर की अपनी जमीन नहीं थी। 2 वक्त की रोटी और कुछ पैसों के एवज में वो बिहारी के खेतों में मजूरी खटता था। बिहारी यानी गांव का मुखिया। उससे टेढ़ा आदमी पूरे गांव में नहीं था। उसके बारे में सरतिया में मशहूर था कि बिहारी की शक्कर की जबान थी और कोयले का दिल। खैर, थेथर को कभी उसकी मजूरी दे देता तो कभी गाली दे के भगा देता।
फिर भी 35-40 साल के सांवले से इस ठेका मजूर के चेहरे की हंसी कभी मिटती नहीं थी। थेथर बच्चे को अपनी पीठ पे लाद के नथुनिया की झोपड़ी तक ले आया। फिर उसे चारपाई पर लेटाते हुए पूछा, माई ये बच्चा बची कि ना? बकरी को खूंटे से बांधते हुए नथुनिया ने जवाब दिया, अनरिया गाय के राम रखवार। मतलब जाको राखे साईं, मार सके ना कोई, बाकी देखा जाएगा। सबसे पहले नथुनिया ने उसके माथे के घाव को साफ किया, उस पे जड़ी बूटी का मलहम लगाया, फिर दूध गर्म करके पिलाया। उसने गौर से सुना तो बच्चा बाबू बाबू बड़बड़ा रहा था। नथुनिया उसके शरीर पे झाड़ू फिराते हुए कुछ बुदबुदाने लगी। थेथर वहीं बैठा रहा। शाम होने वाली थी। नथुनिया ने थेथर से कहा, अब जा नहीं तो बिहारी पैसे काट लेगा। काट लें दो, उसके पैसे पे थोड़ी जी रहे। थेथर के चेहरे पे अभी भी हल्की सी मुस्कान थी। बड़ा जीवट है रे तू, कह के नथुनिया दोबारा बच्चे की तीमारदारी में लग गई और फिर धीरे धीरे बच्चे को होश आ गया। थेथर सर के ऊपर गमछा घुमा घुमा के नाचते हुए चला गया। नथुनिया को बच्चे की निक्कर की जेब में मटर के दाने मिले थे, सो उसने उसका नाम मटरू रख दिया। 2 दिन के उपचार के बाद मटरू बिस्तर छोड़ के खड़ा हुआ, पर ना तो वो ठीक से चल फिर पा रहा था, न ही उसकी जबान साफ हुई थी। अब ये तो तय था कि मटरू सरतिया गांव का नहीं था, पर उसके गांव का पता कैसे चले? नथुनिया ने सोचा, एक आध हफ्ते में मटरू पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा तो खुद ही सब कुछ बता पाएगा, और हो सकता है कि तब तक उसके घर वाले उसको यहाँ ढूंढते हुए पहुंच जाए। इस बीच गांव वालों का आना जाना लगा रहा। नथुनिया ओझा झाड़ फूंक के रोगों का इलाज करती रही और मटरू कोने में बैठ के एक टक सब देखता रहा। एक हफ्ते में मटरू चलने फिरने लगा। छोटे मोटे कामों में वो नथुनिया का हाथ बटाता, बकरी को चराने ले जाता, उससे अपनी ही भाषा में बातें करता। मटरू बकरी को बाबू कह के बुलाता। बकरी भी अब उसको पहचानने लगी थी। गांव के किनारे तीनों की एक अपनी अलग दुनिया बन रही थी। नथुनिया को शायद याद ही नहीं रहा कि एक ओझा का इस तरह संसारी नातों में फंसना ठीक नहीं था। उस दिन आंगन में बैठे बैठे मटरू छेना रोटी खा रहा था। नथुनिया की नजर उस पे पड़ी। काले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सोने सा रंग। एक ही गंजी निक्कर रोज रोज पहनने से जगह जगह से फट गई थी। वो बोली, जात तो बड़े लोगन की है, पर नसीब का गोबर से लिखवा के लाया है। जवाब में मटरू बस मुस्कुरा दिया। तभी थेथर आ पहुंचा। नथुनिया ने ही बुलवाया था उसको आंगन के आगे वाला हिस्सा साफ करवाने के लिए। थेथर आते ही काम पे लग गया। अब मटरू के रोटी कपड़े का भी इंतजाम नथुनिया को ही करना था, सो वो खुरपी लेके खुद ही बैठ गई बैंगन टमाटर के बीज बोने कि इसी से 2 पैसे कमा लेगी। गांव का मुखिया बिहारी उस वक्त वहीं से गुजर रहा था। नथुनिया को देख कर रुक गया। नथुनिया का हाथ खुरपी पे ही जम गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom with Alto 800. Alto, let's go. दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी मंतर वाली बुढ़िया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सड़क के किनारे मिला बच्चा यानी मटरू बोल नहीं पाता था। उसका कोई पता ठिकाना भी नहीं था, सो नथुनिया ने उसको अपने पास ही रख लिया। अब तक दुनियादारी से दूर रहने वाली नथुनिया को उस बच्चे से मोह होने लगा। उसे मटरू के रोटी कपड़े की फिक्र होने लगी। तभी एक दिन गांव का मुखिया बिहारी नथुनिया के यहाँ आ धमका। अब आगे। बिहारी नथुनिया से कई बार कह चुका था कि वो उसकी बेटी को झाड़ फूंक की विद्या सिखा दे, पर नथुनिया को यह मंजूर नहीं था। बिहारी ने पूछा, और नथुनिया का हाल चाल बा? नथुनिया पे वो ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। घुमा फिरा के बिहारी फिर अपने मतलब की बात पे पहुंच गया। अरे कभी हमारी भी अर्जी स्वीकार कर लो, तोहरे बाद ही गांव वालन का होगा। ये विद्या तो चिता में तोहरे संग स्वाहा हो जाई फिर। पर नथुनिया जानती थी कि बिहारी लोगों की भलाई नहीं बल्कि झाड़ फूंक से पैसे और धाक बनाना चाहता था, और इसलिए हर बार वो चालाकी से उसके सामने एक शर्त रख देती। हाँ तो भेज दा अपन लड़का के, हम सिखा दे।
बिहारी ये बात अच्छे से जानता था कि ओझा को हमेशा जान का जोखिम रहता है, इसलिए वो कभी अपने बेटे को इसमें धकेलने के लिए तैयार नहीं होता। और नथुनिया भी इसी बात पे अड़ी थी कि सिखाएगी तो सिर्फ बिहारी के बेटे को, वरना नहीं। हार के इस बार भी बिहारी लौट आया। इधर सालों की बटोरी हुई पीर जो अब तक नथुनिया ने सबसे छुपा के रखी थी, उसे मटरू से बांटने लगी। शाम होते ही नथुनिया मिट्टी के बर्तन में नारियल के सूखे छिलके जला के उसमें कपूर और काले पत्थर का चूरा डालती। उसके धुएं से मच्छर भाग जाते थे। फिर ढिबरी की रोशनी में दोनों आमने सामने बैठते और नथुनिया अपने किस्सों का पिटारा खोलती। कैसे छोटी उम्र में उसका ब्याह हो गया था, 6 महीने में पति मर गया तो लोगों ने डायन नापन मरद के खा गई कह के उसको गांव से निकाल दिया था। मटरू चुपचाप सब सुनता। नथुनिया हंसती तो वो भी हंसता। पता नहीं उसे क्या समझ आता, पर कुछ याद करके नथुनिया का गला रुंध जाता तो वो भी फपक फपक के रोने लगता। नथुनिया का कलेजा मरोड़ उठता। उसे सीने से लगा के वो भी रोने लगती। फिर वो नथुनिया का गाल थपथपा के उसको चुप कराता। कभी मटरू और बाबू बिना बताए गायब हो जाते तो नथुनिया को बड़ी चिंता होती। वापस आने पे उसको खूब डांट लगाती। दरअसल अकेले रहने से डरने लगी थी अब वो। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब इतनी कमजोर पड़ गई थी। उस सांझ नथुनिया अपनी जड़ी बूटी का झोला उठा के करिया कुम्हार के यहाँ पहुंची। उसको किसी विषैले सांप ने डस लिया था। करिया की बाईं एड़ी तब तक नीली पड़ चुकी थी। 3 घंटे की मेहनत के बाद जहर उतरा और उसको होश आया। पोटली भर के खीरा टिंडे लेके नथुनिया रात को अपने झोपड़े पे पहुंची तो देखा मटरू सो गया था। आधी रात को मटरू के कराहने की आवाज से नथुनिया की नींद खुली। उसने छू के देखा तो मटरू का बदन बुरी तरह तप रहा था। आंगन में ले जाने के लिए जैसे ही बिठाया उसको उल्टी होने लगी। नथुनिया ने किसी तरह उपचार शुरू तो किया, पर मटरू की सांसें उखड़ने लगीं। इतने सालों में पहली बार हुआ था कि झाड़ते हुए नथुनिया ठीक से मंत्र तक नहीं पढ़ पा रही थी। मन पक्का करके वो विधि शुरू तो करती, पर जैसे ही मटरू के बेसुध चेहरे पे नजर पड़ती उसका कलेजा डोल जाता। वो समझ गई कि मटरू का इलाज वो नहीं कर पाएगी। पौ फटते ही नथुनिया थेथर को साथ लेके अनवर हकीम के घर पहुंच गई। बुजुर्ग हकीम ने पहले तो मिलने से इनकार कर दिया। आखिर में बड़ी मिन्नतों के बाद वो इस शर्त पे चलने को राजी हुआ कि किसी को इस बात का पता न चले। एक हकीम का एक ओझे से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मटरू की हालत देख के वो भी आशंकित हो गए, पर ज्यादा देर वो रुक नहीं सकते थे तो कुछ दवाइयां बता के वो चले गए। नथुनिया रात भर चमत्कार की आस लगाए चांद को तकती रही। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom with Alto 800. Alto, let's go. दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी मंतर वाली बुढ़िया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नथुनिया ने बिहारी की बेटी को झाड़ फूंक की विद्या सिखाने से मना कर दिया। एक दिन जब गांव वाले का इलाज करके वो लौटी तो पाया कि मटरू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। नथुनिया ने मान लिया कि उसके झाड़ फूंक से उतरा हुआ जहर मटरू पे चढ़ गया था। वो उसका इलाज कर नहीं पा रही थी। मटरू की सांसें उखड़ने लगीं। आखिरकार उसे उस बच्चे को एक हकीम के पास ले जाना पड़ा। अब आगे 3 दिन तक मौत जिंदगी में खींचातानी चलती रही। नथुनिया दिन रात मटरू के सराहने बैठी रहती और अपने भगवान का नाम जपती। आखिर में उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ। उसको होश आ गया। शायद हकीम की दवाओं का असर था। नथुनिया उसको सीने से लगा के फूट फूट के रो पड़ी। उस रात अनवर हकीम खुद से ही मटरू को देखने चले आए। उसकी नब्ज देख के वो नथुनिया की ओर मुड़े। देख अम्मा, इस बार तो विपदा टल गई, पर तेरा नाता जुड़ गया अब इस बच्चे से। अब से ओझागिरी बिल्कुल छोड़ दे, वरना इसका क्या होगा समझ ले। इतना कह के वो चले गए। मटरू अब की बार तो जी गया, पर उसकी जान का डर नथुनिया के मन में घर कर गया। एक आध दिन में जैसे ही मटरू थोड़ा चलने फिरने लगा, नथुनिया ने उसको किसी बहाने से डांट डपट के झोपड़े से निकाल दिया। वो बोली, जा अपने घर जा,
नहीं तो कौन और गांव जाके मर। पनौती बन के हमारे माथे पे चढ़ बैठा है। लेकिन लाख झटकने के बावजूद वो रोता बिलखता आसमान में ही पड़ा रहा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक अम्मा को हो क्या गया, या उससे क्या गलती हो गई थी। अंत में एक दिन नथुनिया के कहने पे थेथर भारी मन से मटरू को गांव के बाहर छोड़ आया। छोटी सी बकरी बाबू ने पूरे दिन घास को मुंह तक नहीं लगाया। नथुनिया चुपचाप लेटी रही। शाम को उठ के धूप जलाने तक का मन नहीं हुआ। थेथर चुपचाप वहीं आंगन में बैठा था। नथुनिया उससे बोली, ठीक हुआ मटरुआ चला गया। अब न पैसा कौड़ी का हिसाब करना है, न गेहूं के फिक्र, और हम कोई अमर थोड़े हैं कि उसको जिंदगी भर संभाले रखते। ये बातें वो थेथर से नहीं बल्कि खुद को दिलासा देने के लिए कह रही थी। भोर के वक्त नथुनिया की आंख लग गई थी कि तभी जोर से बाबू के मिमियाने की आवाज आई। नथुनिया बाहर आई तो देखा बाबू मटरू के हाथ से घास खा रही है। नथुनिया को देख के मटरू के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अम्मा। नथुनिया ने मटरू की ढिठाई से चिढ़ के उसको मारने के लिए हाथ उठाया, पर पता नहीं क्यों उसको खींच के सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। एक दिन की फुर्सत के बाद चूल्हे को फिर आग दिखाई गई और उसी दिन से नथुनिया ने झाड़ फूंक बंद कर दी। उसने अपना झाड़ू मोरपंख वगैरह इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी। इस खबर की लपटें पूरे गांव में तुरंत फैल गईं। गांव वालों ने गुहार लगाई। मुखिया बिहारी ने चेतावनी तक दे डाली कि अगर इलाज करने से मना किया तो नथुनिया को गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। मगर नथुनिया टस से मस न हुई। उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। तड़के तड़के नथुनिया मटरू और बाबू को लेके गांव छोड़ के जाने को निकल ही रही थी कि झोपड़े के सामने एक लंबी सी परछाई उभरी। सामने थेथर खड़ा था। वो उनको संकरे रास्ते से गांव से लगे जंगल के बिल्कुल अंदर ले गया, जहां कोई आता जाता नहीं था। नथुनिया ने कहा, हम तोहरे डेरा में रही तो तोहरे जान के खतरा होई। थेथर मुस्कुरा के बोला, अरे नाई मंतर वाली माई, केहू के न पता चली। इसी तरह छुपते छुपाते 1-1.5 महीने बीत गए। धीरे धीरे उनको इस वनवास की आदत हो गई थी। गांव वाले भी अब वैद्य हकीमों के पास लौटने लगे थे। एक आध छोटे मोटे ओझा भी उपज गए। नथुनिया को लगने लगा कि अब वो सुरक्षित थे। एक रोज नथुनिया मटरू को जंगली जड़ी बूटियों की पहचान करा रही थी कि तभी पीछे पत्थर पे लाठी के चोट जैसी आवाज आई। उसने मुड़ के देखा, सामने बिहारी खड़ा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom with Alto 800. Alto, let's go. दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी मंतर वाली बुढ़िया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अनवर हकीम के इलाज से मटरू ठीक तो हो गया, पर नथुनिया के मन में डर बैठ गया था। उसने मटरू को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश की कि उसके झाड़ फूंक का काला साया मटरू पे न पड़े, पर मटरू उसको किसी हालत में छोड़ के जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार नथुनिया ने झाड़ फूंक की विद्या ही त्याग दी और फिर थेथर की मदद से मटरू को लेके गांव के बाहर जंगल में छुप गई। मगर बिहारी को उसका पता चल गया। अब आगे। नथुनिया ने देखा कि बिहारी के 2 लठैतों ने थेथर को गले से पकड़ के रखा था। वो मटरू को अपने पीछे छुपाए एक एक कदम पीछे हटने लगी। बिहारी उसकी तरफ बढ़ा तो सही, पर आके सीधा उसके पैरों में गिर पड़ा। रुआंसा होके बोला, हमरा के माफ कर दे माई, हमारा लड़का बहुत बीमार बा, ओकर प्राण बचाई ले। एक बार तो नथुनिया को लगा कि ये बिहारी की कोई नई चाल तो नहीं, पर वो समझ गई थी कि उसके आंसू नकली नहीं थे। एक बाप की गुहार सुन के नथुनिया का मन पिघला तो सही, पर वो किसी भी हालत में मटरू की जान का जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी। उसने बिहारी से उसके बेटे के रोग के लक्षण पूछे और उस हिसाब से काढ़ा बना के उसको पकड़ा दिया। मगर बिहारी अड़ा रहा। बोला, माई वैद्य हकीम सब चूक गए, अब तोहरे ही भरोसा बा, एक बार चल के देख ला। वो बोली, देख बिहारी, जब तक ये मटरू की जिम्मेवारी हम पे है, हम झाड़ू ना उठा पाएंगे। नथुनिया के संकल्प के आगे बिहारी को घुटने टेकने पड़े। उसे
गुस्सा आ रहा था, पर वो बेबस था। काढ़ा लेके वो लौट गया। पर नथुनिया ने तय कर लिया कि अगली सुबह मटरू को साथ लेके वो गांव छोड़ देगी। अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। अगली सुबह नथुनिया उठी तो मटरू उसके बगल में नहीं था। एक पल को उसके सीने में धक सा हुआ। फिर लगा कि मटरू शायद बाबू को चराने ले गया होगा। पर बाहर आई तो देखा बाबू अपने खूंटे से बंधी हुई थी। उसकी जान सूख गई। शाम तक नथुनिया जंगल में मटरू को तलाशती रही। थेथर को भेजा गांव में पूछताछ करने के लिए, पर उसका कहीं पता नहीं चला। नथुनिया का दिल बैठने लगा। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, पर आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। ये सब बिहारी का किया धरा है, वो बार बार यही बड़बड़ा रही थी। जब रात तक मटरू नहीं लौटा तो थेथर ने उसको समझाने की कोशिश की कि मटरू जैसे एक दिन अचानक आया था वैसे ही अचानक चला भी गया। वो मान चुका था कि अब मटरू वापस नहीं आएगा। नथुनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने खुद को नियति के हवाले कर दिया था। बिहारी दोबारा नथुनिया से मिलने आ गया। बोला, तू फिक्र मत कर माई, हम अपन कुल आदमी लगा दे मटरू के ढूंढने में। एक दफे हमारे लड़का के ठीक करते, मटरू के हम ले आई। नथुनिया ने सीधा बिहारी की आंखों में देखा तो उसने नजरें नीचे कर ली। थेथर को ताज्जुब हो रहा था कि जिस बिहारी को अब तक नथुनिया कोस रही थी उसकी बात वो कैसे मान गई। उसने देखा नथुनिया ने चुपचाप अपना झोला टांगा और झाड़ू उठा के बिहारी के पीछे पीछे चली गई। देर रात तक वो बिहारी के बेटे को झाड़ती रही, फिर घर लौट आई। थेथर जाग रहा था। नथुनिया ने उससे बस इतना ही कहा, बिहारी ने हमारे मटरू को हमसे छीन के ठीक नहीं किया। इधर बिहारी बाकी की रात अपने बेटे के बगल में बैठा उसके सर पे हाथ फेरता रहा। उसके बेटे की सांसों की आवाज उसके कानों तक आ रही थी, पर अब उसकी हालत पहले से बेहतर थी। रात न जाने कब दिन में बदल गई। सुबह की पहली किरण के साथ बाबू में मियाँ उठी। उसके सामने मटरू खड़ा था। नथुनिया आंगन में सो रही थी और थेथर का कहीं अता पता नहीं था। इधर दीवार पे टेक लगाए न जाने कब बिहारी की आंख लग गई थी। उसका हाथ अब भी उसके बेटे के बर्फ बन चुके माथे पे था। बिहारी को पता ही नहीं चला कि कब उसके बेटे की सांसों की आवाज उसके कानों तक पहुंचनी बंद हो गई थी। मटरू ने पुकारा, अम्मा, ए अम्मा। उसको जगाने के लिए अब की बार उसको धकेला तो नथुनिया का निर्जीव शरीर एक ओर लुढ़क गया। वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। इस पट को उगते सूरज के हवाले कर मटरू बाबू को साथ लेके सरत की ओर बढ़ चला। सरत, वो सकरी सी नदी जिस पे इस गांव का नाम पड़ा था, सरतिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।